हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है और एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक फेसबुक लाइव के साथ। और आज जिस मुद्दे पे, जिस सवाल पे हम चर्चा करने जा रहे हैं, उसके बारे में अमूमन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके बारे में चर्चा नहीं करता, क्योंकि ये सवाल जो हैं वो रोजी रोटी से संबंधित है, उससे मुतालिक है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका काम ज्यादातर है जज्बाती मुद्दे पे लोगों को भड़काना, मंदिर और मस्जिद के सवाल पे लोगों को बांटना। तो आज रोजी रोटी और सरकार की पॉलिसीज पे बात करने के लिए मैंने अपने दोस्त और असिस्टेंट प्रोफेसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दलित स्टडीज डॉक्टर खालिद खान साहब को यहाँ पे मैंने उनको दावत दी है। और मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने बहुत ही कम वक्त में इस दावतनामे को कबूल की और आज हम बहुत ही साधारण लफ्जों में, बहुत ही आसान तरीके से हम बात करेंगे आज देश में जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज गवर्नमेंट की है, उसके बारे में हम बात करेंगे। डॉक्टर खालिद खान साहब के बारे में मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जेएनयू से पीएचडी की है इकोनॉमिक्स में। और ये ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं, ऐसे अर्थशास्त्री हैं जो बिलीव करते हैं आइडिया ऑफ इक्वालिटीज में, और जो डिप्राइव्ड और मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस है उनके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में इनकी खास दिलचस्पी रहती है। इनका ताल्लुक आसनसोल वेस्ट बंगाल से है और उन्होंने इन्हें अपनी पढ़ाई वर्धमान से भी की है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दलित स्टडीज में अभी वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इससे पहले प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में भी वहां पे कंसल्टेंट के तौर पे वो काम कर चुके हैं। और इनका पॉलिटिक्स में भी इनका रुझान है और जो समाजी इंसाफ की जो पार्टियां हैं उनके साथ भी ये जुड़े हुए रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों के बिहाफ पे खालिद भाई का एक बार इस्तकबाल करता हूं, उनको नमस्कार आदाब बोलता हूं। खालिद भाई कैसे हैं आप? जी हम ठीक है, थैंक यू। जी। हम सही है। तो तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि खालिद भाई आजकल बहुत सारे प्रोजेक्ट पे लगे हुए हैं और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दलित स्टडीज में बहुत सारा काम इनको है करने के लिए। ऑफिस से आते आते थक जाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने जब इनसे अनुरोध किया, गुजारिश की, तो ये तैयार हो गए। और मैं अपने सवाल को तैयार करके रखा हुआ हूँ और मेरी जो जानकारी है इकोनॉमिक्स के फील्ड में वो बहुत कम है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं खालिद भाई के साथ आज हम एक जो देश की अर्थव्यवस्था है उसके बारे में एक क्लास हम ले। तो बतौर टीचर के तौर पे आज हम सब लोग खालिद भाई का यहाँ पे इस्तकबाल करते हैं। और भाई अगर कुछ सवाल मेरे कुछ बच्चे जैसे हो तो उसके लिए माफ कीजिएगा, और आप हम लोगों को जो बारीकियां हैं उसको आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश कीजिएगा। तो जी जरूर। जी, जो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कहते हैं कि मैं एक ऐसा अर्थशास्त्री हूं, ऐसा माहिर इक्तिसादियात हूं जो इनइक्वालिटी यानी गैर बराबरी के खिलाफ काम करते हैं, बराबरी के लिए काम करते हैं, और जो सोशल एक्सक्लूजन है, जैसे जो महरूम तबकात है उनको समाज में, और जो भी इदारे हैं, सरकारी इदारे हैं, जब उनको वहां से उनको जगह नहीं दी जाती है तो उन मामले को भी लेके आपकी काफी दिलचस्पी है। तो पहला सवाल ये है कि मेन स्ट्रीम जो एक मतलब जो इकोनॉमिक्स है उनमें इस तरह के सवाल क्यों हाशिए पे कर दिए जाते हैं, और आपके अंदर में इतनी दिलचस्पी कैसे हुई, कहां से इतना इंस्पिरेशन मिला कि मैं मार्जिनलाइज सेक्शंस के बारे में बात करूं, और आपके मेथड मेन स्ट्रीम मेथड से कैसे अलग हो जाते हैं? जी खालिद। जी देखिए, जहाँ तक सवाल मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स का है, तो आमतौर से जो जाना जाता है वो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स से, खास करके 1991, जो जब से इंडिया जो है न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, न्यू लिबरल पॉलिसीज को लेकर आगे बढ़ा, तो तब से ये कहानी शुरू होती है। क्योंकि उसके पीछे हम जानते हैं कि फिर भी एक जो पॉलिसीज है उनमें गरीब तबकों पर फोकस किया जाता था, ध्यान दिया जाता था। तो ये कहानी इसलिए शुरू हुई क्योंकि जो टारगेट है, जो मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स है, उसका टारगेट, उसका गोल वो अलग है। उनका गोल क्या है कि जीडीपी ग्रोथ को मैक्सिमाइज कर देना है,
ठीक है, उनका उनका गोल ये है कि हम दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी दिखे। लेकिन इस पर ये कभी बात नहीं करना चाहते कि ठीक है, अगर हम मान लीजिए कि दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो जाए, अगर मान लीजिए कि ऐसा भी हो जाए कि हमारी जीडीपी दुनिया में सबसे बड़ी हो जाए, लेकिन इसके बावजूद हम दुनिया के सबसे ज्यादा पुअर्स को भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो क्या इसे हम सही मायने में विकास मान सकते हैं? इसके हम सही मायने में डेवलपमेंट मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं? ये डिबेट बेसिकली इकोनॉमिक्स का टेक्स्ट बुक का डिबेट है, क्योंकि कॉन्वेंशनली ये समझा गया कि ना इनकम का ठीक हो जाना ही तरक्की है, समाज की तरक्की है, देश की तरक्की है। लेकिन अब इसमें भी ये सवाल उठना शुरू हुआ कि नहीं, अगर मान लीजिए इनकम इंक्रीज भी कर रहा है किसी इकोनॉमी का, तो उस इंक्रीज का फायदा किसको पहुंच रहा है? ये एक डिबेट है जो हमेशा उठता है। तो फिर साथ में क्या सिर्फ इनकम बढ़ जाने से ही सारा मसला हल हो जाता है? तो जब हम मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स में देखते हैं, जैसे एक जो रेटोरिक अभी इस्तेमाल होता है कि हमें 2024-25 तक हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाना है, तो इस तरह की बातें जो है वो मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स की बातें हैं, बहुत कैची बातें हैं जो मीडिया में भी आपको भी इसका जगह मिलता है। लेकिन जब क्रिटिक पर आते हैं, जो ग्रोथ लेड जो इकोनॉमिक्स है कि इकोनॉमिक जीडीपी ग्रोथ को मैक्सिमाइज कर दिया है, जब इसकी क्रिटिक पर आते हैं तो फिर डेवलपमेंट का क्वेश्चन उठकर सामने आता है, जिसमें ये समाजी सवालात उठते हैं कि अगर जीडीपी ग्रोथ हमारा डबल डिजिट भी पहुंच जाए, जैसे कि आईएमएफ कह रहा है कि इस साल 11%, 11.5% का जीडीपी ग्रोथ रेट देखा जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद अगर देश का एक बड़ा तबका वो गरीबी रेखा से नीचे रह जाए, तो क्या उसे सही मायने में देश का आगे बढ़ना कहा जा सकता है? तो पहला सवाल तो ये है। फिर आगे सवाल और उठता है, जो खास करके आप अगर यूएनडीपी का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पढ़ेंगे तो ये डिबेट आपको उसमें मिल जाएगा कि माने कि सिर्फ इनकम के बढ़ जाने से किसी समाज की तरक्की या किसी देश की तरक्की नहीं होती है। इनकम के साथ साथ ह्यूमन डेवलपमेंट के पैरामीटर्स में भी इम्प्रूवमेंट होना जरूरी है, जिसके तहत शुरुआती दौर में एजुकेशन और हेल्थ पर बात की गई। फिर बहुत सारे इकोनॉमिस्ट और आगे गए और क्वालिटी ऑफ लाइफ पर बात करते हैं, हाउसिंग्स, बेसिक कम्युनिटीज जिसमें वाटर हो, सैनिटेशन फैसिलिटीज है, ये तमाम चीजें भी जुड़ जाती हैं। तो इसलिए जो इनइक्वालिटी की बात होती है, जब हम इनइक्वालिटी की बात करते हैं या उस पर हम बहस करते हैं इकोनॉमिक्स में, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में, तो हम इनइक्वालिटी सिर्फ इनकम की नहीं बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ में इनइक्वालिटी की बात करते हैं। तो अब आपका जो दूसरा सवाल है कि इसमें इंटरेस्ट कैसे जागा, तो देखिए इंटरेस्ट जागने का जो सबसे बड़ा जो रीजन है, तो इसमें तो जेएनयू को कंट्रीब्यूट मैंने को क्रेडिट देना होगा कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का कैंपस का वो एनवायरनमेंट रहा है, वो फैकल्टीज रहे हैं। तो उन फैकल्टीज के और उस जेएनयू का जो कैंपस एनवायरनमेंट है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। साथ में मेरा जो अपना जो सफर रहा है रिसर्च का, हम मैंने आई एम वन ऑफ द फॉर्चुनेट स्टूडेंट्स कि हम प्रोफेसर थोराट के सर के साथ काम करने का मौका मिला, प्रोफेसर अमिताभ कुंडू जैसे बड़े स्कॉलर्स के साथ काम करने का मौका मिला, जो इस तरह के सवाल हमेशा उठाते रहते हैं, जो पूछते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ना प्रोफेसर थोराट जो कि मैंने हमेशा ये सवाल उठाते हैं कि डिप्राइव्ड ग्रुप्स को क्या मिला। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन के लिए सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन हम कहेंगे वो जेएनयू का ही रहा है कि इकोनॉमिक्स को उस तरह से देखने का मौका मिला कि जो समाज से जुड़ रहा है, जो सामाजिक क्वेश्चन से जुड़ रहा है। तो इसलिए जरूरत यह है कि अगर हम हिंदुस्तान में हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो जेएनयू जैसा जब हम रोल मॉडल की बात करते हैं तो उसके पीछे रीजन भी यही है कि समाज के जो बुनियादी सवालात हैं उसको जेएनयू उठाता रहता है, और एक स्टूडेंट को, एक रिसर्च स्कॉलर को, वो किसी भी डिसिप्लिन का, वो हिस्ट्री का हो, वो सोशियोलॉजी का हो, वो इकोनॉमिक्स का हो, तो उसको ये बताता है कि आप अपने डिसिप्लिन में रहकर भी समाज के बुनियादी क्वेश्चन को उठा सकते हैं, वो नजरिया दिखाता है। तो इसीलिए जरूरत यह है कि पॉलिसीज में या हायर एजुकेशन में इस अप्रोच को लेकर आगे बढ़ा जाए। लेकिन खालिद भाई एक सवाल ये है
जी कि मतलब दो तरह के व्यूज आते हैं। एक व्यू ये है कि जो ट्रिकल डाउन मेथड है, यानी बड़े लोगों की तरक्की हो जाएगी तो उसके बाद जो नीचे के लोग हैं अपने आप ही उससे फायदा उठा लेंगे। एक तो इस तरह की बातें कही जा रही है, और दूसरी तरफ ये बात कही जाती है कि भारत को ही ले लीजिए, कितना बड़ा का मतलब तजाद है कि बड़े बड़े मतलब पूंजीपति, बड़े बड़े कारपोरेट के बड़े बड़े सेठ साहूकार भारत से बने हुए हैं, और दूसरी तरफ गरीबी में और गुर्बत में भारत का नाम भी जो है वो भी ऊपर है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये दोनों चीजें कैसे चल सकती है इसका। जी नहीं, ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट ये पेपर पर बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैंने अगर आप पेपर पर डेरिवेशन करें और उसको पढ़ें तो बहुत अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा पूरी थ्योरी। लेकिन इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस ऐसे सवालात हैं जो फिजिक्स के सवालात नहीं है। वो मैंने वो उसके लॉ जो होते हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होते, क्योंकि हम सोसाइटी को डील करते हैं। तो ट्रिकल डाउन जब पेपर पर आप प्रूव कर सकते हैं मैथमेटिकल इक्वेशंस के साथ, लेकिन जब समाज में आता है तो समाज में सोशल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इसलिए ट्रिकल डाउन होना तो कभी नहीं होता है। और अगर बहुत सारा आर्ग्यूमेंट आता है, जैसे कि आप कहें तो ना, हाल के दिनों में ही जब देखेंगे तो गवर्नमेंट के ही लोग कहते हैं कि जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा। जैसे प्राइम मिनिस्टर का भी एक भाषण है जिसमें वो कह रहे थे कि ना लोगों का अगर आप देखेंगे मोबाइल यूज वो बढ़ गया, मैंने एक इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, बहुत लोग करते हैं। लेकिन क्या इंटरनेट यूजेज, मोबाइल यूजेज अगर बढ़ गया, इसके बिना पर यह साबित किया जा सकता है कि ट्रिकल डाउन हुआ है? हम आपको एक मिसाल दें, अगर नंबर से समझाने की कोशिश करें तो पॉवर्टी एक इंडिकेटर अगर हम ले लेते हैं कि पॉवर्टी का स्टेटस क्या रहा है, तो इसमें काफी रिसर्च हुआ इकोनॉमिक्स में, ये हमेशा डिबेटेबल इशू रहा है। तो अगर आप लिटरेचर्स देखेंगे तो एक चीज जो बहुत खुलकर सामने आता है कि 1991 के पहले जो पॉवर्टी का रिडक्शन था वो ज्यादा था 1991 के बाद के मुकाबले। दूसरा, अगर 1991 के बाद का भी आप ये पीरियड ले लेंगे, लगभग अगर 2011 तक का पूरा मैंने डेटा अवेलेबल है, सेकेंडरी डेटा, अगर इसको भी अगर आप ब्रेक करके देखेंगे, अगर हम 2004 से 2007 एक पीरियड मानते हैं और 1991 से 2004 के बीच का एक पीरियड मानते हैं, अगर आप इसमें देखेंगे कि कितने परसेंट लोग या कितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, तो आपको डेटा ये साफ बताएगा कि 2004-5 से 2011-12 के बीच ज्यादा लोग उठे हैं। हम आपको नंबर शेयर करते हैं, जैसे 1993-94 से 2004-5 के बीच 0.25 मिलियन लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे, लेकिन 2004-5 से 2011-12 में के बीच खालिद भाई, ये बहुत ही अहम पॉइंट है। जरा एक बार फिर से थोड़ा बताइए, क्या कह रहे हैं कि किस साल से किस साल तक गरीबी खत्म हुई है ज्यादा? जी जी, हम इसमें दो बातें कह रहे हैं, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे ये नंबर बताने के बाद। पहली बात ये है कि 1991 1991 एक समझ लीजिए कि एक ऐसा ईयर है जिसके बाद इंडिया की पॉलिसी शिफ्ट करती है। हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं, एलपीजी मॉडल। तो 1991 से पहले अगर आप देखेंगे गरीबी कि 1951 से प्लानिंग कमीशन आ रहा है, 51 से 91 के बीच कितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे। अगर इस नंबर को कंपेयर करेंगे 1991 के बाद कितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे, तो आप पाएंगे कि ना 91 से पहले जो है लोग ज्यादा लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। मीन्स गरीबों की संख्या घटी है उस पीरियड में, लेकिन 91 में भी घटी है, लेकिन उस रफ्तार से नहीं घटी जितना पहले घटी है। तो पहला क्लेम तो हम ये कर रहे हैं जो रिसर्च से ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है। दूसरा, 1991 के बाद अगर आप 20 साल और ले लीजिए, 1991 से 2011 तक, 2011 हम इसलिए ले रहे हैं कि सेकेंडरी डेटा सारा 2011 तक अवेलेबल है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का डेटा लास्ट जो आया है वो 2011 में आया है। 17-18 में एक और सर्वे हुआ था जिसे अभी के गवर्नमेंट ने रोक दिया है, आने नहीं दिया पब्लिक डोमेन में। तो 1991 से 2011 के बीच जो 20 साल होता है, इसमें हम अगर दो पीरियड फिर आइडेंटिफाई करें,
1991 से लेकर 2004-5 तक एक पीरियड, 2004-5 से 2011 तक दूसरा पीरियड, मैंने इधर का 7 साल और उधर का लगभग 1 डिकेड से ज्यादा। हम ये अलग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो 7 साल है, ये 7 साल इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इस दरमियान नरेगा आया था, जो अभी महात्मा गांधी नरेगा NRG के नाम से जाना जाता है। तो जो इंटरेस्टिंग फैक्ट निकलकर सामने आता है वो ये है कि पहले पीरियड में, माने 1991 से 2004-5 के बीच में, 1993-94 करेक्ट अगर कहें तो एग्जैक्ट, 1993-94 से 2004-5 के बीच में 0.25 मिलियन लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। मैंने वो उनकी गरीबी खत्म हो गई कह सकते हैं, मैंने साधारण अल्फाज में। लेकिन 2004-5 से 2011-12 के बीच में 15 मिलियन लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, मैंने इस पीरियड में ज्यादा उठे हैं। क्यों उठे हैं? वो इसलिए उठे हैं कि नरेगा जैसा प्रोग्राम था। अब नरेगा क्या है? क्वेश्चन ये कि नरेगा क्या है? नरेगा ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं है। नरेगा जो है वो गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी है। ट्रिकल डाउन इफेक्ट ये कहता है कि आप ग्रोथ मैक्सिमाइज कीजिए, जीडीपी ग्रोथ आपका बढ़ेगा तो इन मैंने नए रोजगार, नए नए अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगे, मार्केट डेवलप होगी और लोगों की हालत सुधरेगी। लेकिन देखा यह गया कि नरेगा जैसे जब प्रोग्राम आ रहा तो ज्यादा लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ रहे हैं और बहुत बड़ा गैप है, एक तरफ 0.25 मिलियन और दूसरी तरफ 15 मिलियन, ठीक है। तो और 1 मिलियन मींस 10 लाख होता है। तो इसीलिए ट्रिकल डाउन इफेक्ट अगर इंडियन रियलिटी में देखें तो वो कामयाब नहीं हुआ है। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी इसीलिए बनाया गया था कि ना ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, लेकिन ट्रिकल डाउन इफेक्ट वैसा कभी देखने को मिला नहीं कि ना ऐसा हो और लोग सब एक जैसे हो जाए, वो कहीं पर देखने को नहीं मिलता है। अगर मैंने सेज एग्जिस्ट कर रही है तो उसके साइड बाय साइड एक गरीब आबादी भी एग्जिस्ट करती है। तो इंडियन रियलिटी तो इस चीज से को कंफर्म नहीं करती है कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट, अगर थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट होता होगा लेकिन उस तरह से नहीं होता जिस तरह का दावा किया जाता है। जी खालिद भाई, आपकी जो बातें मैंने सुनी उसका मतलब समरी यही है, आप ये कह रहे हैं कि जहां एक तरफ भारत में जो बड़े बड़े कारपोरेट से चलने वाले जो अखबारात और जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वो भारत का जो ग्लोबलाइजेशन का जो पीरियड है 1991 उसको बहुत ही सेलिब्रेट करता है। लेकिन जो आंकड़े ये बता रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन की जो प्रक्रिया है ये जो शुरू हुई 90 की दहाई से, उससे पहले गरीबी ज्यादा खत्म हुई और फिर बीच की जो सरकार 2004 और 2010 या 11 के बीच में जो थी, उस जमाने में मनरेगा जैसे प्रोग्राम की वजह से गरीबी दूर हुई। और आपका यही कहना है कि गरीबी को दूर करने के लिए सोशल सेक्टर पे काम करना पड़ेगा, ट्रिकल डाउन की जो 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 मतलब ख्वाब है वो पूरा होने वाला नहीं है और ये इसको बहुत हद तक आप इसको साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते। क्या मैं सही हूँ खालिद भाई? जी हाँ, क्योंकि इसको थोड़ा सा हम और मैंने 1-2 लाइन में बता दें। जो डिबेट है वो ये है ना कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है, जो फ्री मार्केट का आर्ग्यूमेंट है कि आप मार्केट को डिस्टर्ब मत कीजिए, मार्केट को फ्रीली काम करने दीजिए, गवर्नमेंट को ये उस तरह वो पॉलिसी ना बनाए जिससे मार्केट डिस्टर्ब हो, उसको फ्रीली काम करने दीजिए, सबको रोजगार मिल जाएगा, सबको, और सब फुल अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये है ट्रिकल डाउन इफेक्ट कि अगर ग्रोथ हो रहा है तो सबको फायदा होगा इसका और ऑटोमेटिकली होगा, गवर्नमेंट को इंटरवीन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो अल्टरनेटिव स्कूल ऑफ थॉट है जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं, केनेजियन स्कूल ऑफ थॉट भी जो इसी में आता है, इनफैक्ट केन्स ने जो है वो पहले इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने ये कहा था कि गवर्नमेंट को डिमांड मैनेजमेंट करना होगा, गवर्नमेंट को मैंने पब्लिक वर्क्स करना होगा, उसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना होगा। तो मनरेगा जो है वो केनेजियन टाइप ऑफ पॉलिसी है जिसमें गवर्नमेंट जो है रूरल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करती है और उसमें रूरल एरियाज के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। तो ये जो है अल्टरनेटिव स्कूल ऑफ थॉट से लिया गया है और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अगर इस तरह का प्रोग्राम ला रही है तो ये एक तरह का एक्सेप्टेंस है कि फ्री मार्केट जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट दूर नहीं कर पा रहा। अभी हाल के दिनों में भी आप देखिएगा, मैंने लॉकडाउन के पीरियड में भी
मनरेगा जो है बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, और कई आर्टिकल्स इस पर लिखे गए कि मनरेगा ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और इस बार के बजट में भी मैंने फिनेंस मिनिस्टर ने जो है उस मनरेगा में पैसा बढ़ाया है। एक और बात अगर कहें, इकोनॉमिक सर्वे में भी देखिएगा आप, तो इकोनॉमिक सर्वे में भी बाकायदा ये मेंशन किया जा रहा है कि अभी फिस्कल पॉलिसी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिस्कल, आज जैसे क्राइसिस में अगर आप फिस्कल पॉलिसी पर जोर नहीं दे रहे हैं, आप ट्रिकल डाउन पर अगर बिलीव कर रहे हैं, तो क्राइसिस और ज्यादा डीप होगा, वो सुधरने वाला नहीं है। अच्छा खालिद भाई, एक सवाल बताइए कि जो जी मौजूदा सरकार है वो फ्री मार्केट में ज्यादा मतलब यकीन रखती है, और ये सरकार हर चीज को प्राइवेटाइज कर रही है, और बिल्कुल जो बड़े बड़े कारपोरेट प्लेयर्स हैं उनके लिए सारे दरवाजे खोल दिए गए हैं, लेकिन जी बावजूद इसके जो जीडीपी है वो नीचे जा रहा है। और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी है, आईएमएफ भी है, वो भी प्रोजेक्ट कर रहा है कि इंडिया की जीडीपी जो है वो तकरीबन 10% के करीब में और नीचे जाएगी। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि सरकार डाटा सामने नहीं ला रही है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर को के अंदर में जो तबाही कोरोना पेंडेमिक के बारे में हुई है उसको शामिल नहीं किया जा रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि डाटा के साथ मैनिपुलेशन है। तो आखिर है क्या, आम जनता इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजों को कैसे समझे? देखिए, बात तो बहुत सिंपल है, इसलिए है कि ना कॉम्प्लिकेटेड बनाकर फिर मीडिया में पेश किया जाता है। अगर टारगेट जीडीपी ग्रोथ है, या अगर टारगेट देश का जीडीपी बढ़ाना है, तो बहुत सिंपल सा तरीका, आपको प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना होगा और बेचना होगा, ठीक है, और उसके लिए नए मार्केट्स ढूंढने होंगे। अगर मैंने ऐसा नहीं, ये बात सही है जो आप कह रहे हैं कि डेटा मैनिपुलेशन, इस पर बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ने डॉट किया है। इनफैक्ट कुछ इकोनॉमिस्ट ये भी कहते हैं कि गवर्नमेंट जो डेटा रिपोर्ट करती है उसका 2% आप घटा दीजिए, क्योंकि वो मैनिपुलेटेड है। तो लेकिन मैनिपुलेशन के बावजूद अगर आप देखेंगे, अगर लॉकडाउन से पहले का पीरियड देखिए, एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट 4.5% है, जबकि इधर 2004 से 14 के बीच जो इंडियन इकोनॉमी वो ऑन एन एवरेज 8% ग्रो करती है, और 8% मैंने हायर जीडीपी ग्रोथ है। हालांकि उस वक्त मनरेगा जैसा प्रोग्राम भी साथ में चल रहा था। तो दिक्कत यहाँ पर है ना कि इनकम तो बढ़ रहा है, लेकिन इनकम अगर जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, अगर 4% भी हो रहा है तो वो ग्रोथ हो रहा है। सवाल ये है कि ना, जो जीडीपी ग्रोथ में कौन फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेबर कंट्रीब्यूट कर रहा है या कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है? जैसे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का क्वेश्चन, 24-25 तक गवर्नमेंट कह रही है कि ना हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव कर लेंगे, जो कि नामुमकिन, अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि ना उसके लिए आपको 9% के रेट से ग्रो करना होगा, जो पॉसिबल नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, अब इस टारगेट को उनको अचीव करना, तो कैसे अचीव करेंगे? एक तरीका है कि आप जो है मैंने कि जो आम लोग हैं, आम लोगों का कंट्रीब्यूशन इसमें शामिल करें। दूसरा तरीका है कॉर्पोरेट हाउसेस का, मैंने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दें। तो गवर्नमेंट ने जो अभी जो रास्ता चुना है वो है कॉर्पोरेट हाउसेस को बढ़ावा देने का रास्ता। मिसाल के तौर पर अभी जो आपका मैंने बजट आता है, बजट में बहुत सारी चीजें ऐसी मिल जाएगी, कभी हम लोग बात करेंगे डिटेल में इस पर, कि जो ओवरऑल कॉर्पोरेट हाउसेस, अब इसमें भी अलग करने की जरूरत है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर और कॉर्पोरेट हाउसेस दो अलग अलग टर्म्स है, ठीक है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में प्राइवेट सेक्टर पर एक स्पीच दिया है, इसलिए हम इस सेंटेंस को बोल रहे हैं। कॉर्पोरेट हाउसेस को का इंटरेस्ट सर्व करना और प्राइवेट सेक्टर का इंटरेस्ट सर्व करना दो अलग अलग चीजें हैं। अभी जो जीडीपी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव करने की बात हो रही है, उसमें वो कॉर्पोरेट हाउसेस का इंटरेस्ट शामिल है, ना कि पीपल्स इंटरेस्ट शामिल है। अगर हम इसको और मिसाल से समझाएं, तो अगर पीपल्स इंटरेस्ट शामिल होता तो आप इंप्लॉयमेंट जनरेशन की बात करते हैं, ठीक है, लेकिन इंप्लॉयमेंट जनरेशन में जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, अगर आप मैंने अभी हाल के जो न्यूज़पेपर का डिबेट आपने सुना होगा कि 45 ईयर्स में सबसे हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहा है 2017-18, ठीक है। उसके बाद एक और डेटा आता 2018-19 में, जिसमें बताया था कि वो अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ गया। 2017-18 में जो ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो था 6.1%, 2018-19 में ये बढ़ करके हो जाता है 8.5%। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लेकिन
इसमें भी सबसे ज्यादा जो सोचने वाली बात है, जो कंसर्निंग फैक्टर है, वो ये है कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अगर आप ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट देखेंगे, हम इस पर क्विंट में और मेन स्ट्रीम में भी पेपर लिखे हैं, आपको वक्त मिले तो आप इसको देखिएगा, तो वो क्लोज टू 20% पहुंच जाता है। हायर एजुकेशन ग्रेजुएट्स जो है, जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, उनका 20% लोग हैं जिनको जॉब नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये 3 टाइम्स, मोर देन 3 टाइम्स बढ़ जाता है ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट। लेकिन कोई कमिटमेंट नहीं है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट को के क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए। लेकिन इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज है, जो जो मैंने जो सुन करके आपको मैंने थोड़ा सा अजीब लगेगा, कि एक तरफ ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है, लेकिन वही दूसरी तरफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, वो कह रही है कि हम बाय 2035 जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेट है इसको डबल कर देंगे, माने और ज्यादा हायर लोगों को हायर एजुकेशन में इनरोल करेंगे। ऐसा क्यों? तो अब सुनने में ऐसा अच्छा लगेगा कि ना पीपल्स कंसर्न को लगता है ध्यान में रखा गया, लेकिन नहीं, यहाँ पर भी सेम सवाल उठता है। प्राइवेटाइजेशन को आप शिफ्ट कर रहे हैं, की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं हायर एजुकेशन को, आपको नए कंज्यूमर्स चाहिए हायर एजुकेशन के लिए। जब जब कॉर्पोरेट प्लेयर्स आकर के यूनिवर्सिटीज बनाएंगे, तो आपको कस्टमर्स चाहिए जो आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसको खरीदें। तो इसीलिए टारगेट ये बनाया गया है कि हम हायर एजुकेशन के डिमांड को भी डबल कर देंगे। जो बात हम कहना चाह रहे हैं वो ये है कि जीडीपी ग्रोथ हर हालत में होगा, ठीक है, लेकिन जीडीपी ग्रोथ में किसका इंटरेस्ट सर्व होगा, ये सबसे अहम सवाल है। और आमतौर से मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स में ये माना जा रहा है कि अगर हम कैपिटलिस्ट को डेवलप कर देंगे, कॉर्पोरेट हाउसेस को डेवलप कर देंगे, तो जल्दी से जीडीपी ग्रो कर जाएगा और हम वो जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट है उसको अचीव कर लेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम हम जो अगर इस पॉलिसी को ना रिविजिट नहीं किया गया, तो हम अगले एक डिकेड में, अगले 5 साल में तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं होने वाला। तो मान के चलिए कि बाय 2030 हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम हम पॉवर्टी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज देखेंगे, इनइक्वालिटी चैलेंज देखेंगे। अगर इनइक्वालिटी की बात करें, तो पहले जो इनइक्वालिटी हम लोग देखते थे, हम लोग ये देखते थे कि ना बॉटम 10%, ठीक है, टॉप 10% वर्सेस बॉटम 90%, ठीक है, या टॉप 20% वर्सेस बॉटम 80%, अगर आप न्यूज पेपर रिपोर्टिंग देखे होंगे तो। लेकिन अब जो इकोनॉमिक्स डिस्कशन करते हैं वो करते हैं टॉप 1% वर्सेस बॉटम 99%। माने ऊपर का जो सेक्शन वो और छोटा होता चला जा रहा है, कुछ लोगों के हाथ में सारा जीडीपी, सारा इनकम आता चला जा रहा है। तो इसीलिए मैंने वो एक रेटोरिक जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी है, वो जो डे टू डे क्वेश्चन उसको हल कर भी सकता, नहीं भी कर सकता, इट डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट्स पॉलिसी। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दिख रहा है। अच्छा खालिद भाई, एक चीज और बताइए कि अगर आप लिबरल इकोनॉमिक्स की बात करें तो वहां पर भी कंपटीशंस को, जिसको बोलते हैं मुकाबले को, फ्री मार्केट मुकाबले को बहुत ही सही माना जाता है, और माना जाता है जितना ही मुकाबला होगा उतना कंज्यूमर के लिए बेहतर होगा। अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, तब भी हो क्या रहा है देश के अंदर में कि 2-4 गिने हुए पूंजीपतियों के हित के लिए ही सब कुछ काम किया जा रहा है, जो कि आपने इशारा भी किया। तो इसके साथ साथ हम लोग अखबार में एक वर्ड सुनते हैं, बार बार आता है, कहीं कहीं कुछ कुछ लोग बोलते हैं मैगजीन में या कहीं, क्रोनी कैपिटलिज्म। तो ये क्रोनी कैपिटलिज्म जो है वो कैसे, जो एडम स्मिथ का जो अंडरस्टैंडिंग है कि एक फ्री मार्केट होगा और एक जो लिबरल्स लोग सेलिब्रेट करते हैं फ्री मार्केट्स होगा, उससे क्रोनी कैपिटल कैसे अलग है और क्यों ये ज्यादा खतरनाक है? देख, क्रोनिक कैपिटल के माने क्या होता है ना, अगर बहुत ही लेमैन्स लैंग्वेज में समझे तो वो ये है कि ना गवर्नमेंट और कैपिटलिस्ट का ऐसा रिलेशनशिप जो एक दूसरे को फायदा पहुंचाए, ठीक है। तो एडम स्मिथ की बात करें तो या उनके थ्योरी की बात करें तो एडम स्मिथ के जो प्रोपोजिशन इकोनॉमिक्स उससे काफी दूर जा चुका है। जो 1929 का क्राइसिस है, जो आपका मैंने जिसके बाद जेम केन्स एक मैंने बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट बनकर के सामने आते हैं, उन्होंने इसी फ्री मार्केट को ही क्वेश्चन किया। पहले क्लासिकल इकोनॉमिक्स में ये माना जाता था कि ना प्रोडक्शन में जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनके कंट्रीब्यूशन के मुताबिक जो है लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। ये बहुत मैंने सिंपल सा ये था। लेकिन अगर आप मैंने ये देखेंगे तो
और दूसरी बात, एक और चीज जो आता है सप्लाई साइड मैनेजमेंट, कि आप प्रोडक्ट को सप्लाई करेंगे तो वो बिक ही जाएगा, आप इफ यू प्रोड्यूस शू इट विल बी परचेज्ड, ठीक है। लेकिन केन्स ने इन तमाम चीजों को क्वेश्चन किया जब इकोनॉमिक क्राइसिस की बात आ रही थी 1929 की। ये टेक्स्ट बुक एग्जांपल के तौर पर 1929 का देखा जाता है, क्राइसिस को देखा जाता है। तो जैसे कि ना उस वक्त के इकोनॉमिस्ट जैसे कह रहे थे कि वो आप वेज रिड्यूस कर दीजिए, वर्कर्स का वेज घटा दीजिए, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्यों सॉल्व हो जाएगा? तो वर्कर का वेज घटा देंगे तो ज्यादा लोगों को हायर कर लेंगे, क्योंकि ना जो बिजनेसेस उनको प्रॉफिटेबल दिखेगा वर्कर्स को हायर करना। तो जब हायर करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्व हो जाएगा। अब हायर करके प्रोडक्शन करेंगे तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा। और जैसा कि इनका एजम्पशन है क्लासिकल इकोनॉमिक्स का कि जब प्रोडक्शन होगा तो ऑटोमेटिकली बिक भी जाएगा, तो बिक भी जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये एजम्पशन ही प्रॉब्लमेटिक है कि ना जो प्रोड्यूस हो रहा है वो बिकेगा, वो होर्डिंग हो सकता है, वो इन्वेंट्री हो सकता है। केन्स ने इन्हीं तमाम सवालों को लेकर के बात को आगे उठाई। अब लेकिन हुआ क्या कि जब अब मैंने केन्स का जो इकोनॉमिक्स है वो 2 डिकेड तक तो चला, लेकिन फिर क्या हुआ कि ना धीरे धीरे यूएस में चीजें शिफ्ट होती हैं और वो दोबारा जो मोनेटरिस्ट इकोनॉमिक्स की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं, फ्री मार्केट की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जहां पर मॉनेटरी पॉलिसी को बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। अब जब केनेजियन इकोनॉमिक्स किसी कंट्री में अगर उस गाइडलाइन पर बात हो रही है, तब फिस्कल पॉलिसी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसमें बात होती है कि ना आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कीजिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन से। और केन्स का जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वेज को पहचानने के लिए, वर्कर्स का इनकम जो है, तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो है वेज को, वर्कर्स इनकम को कॉस्ट मानता है, कॉस्ट फॉर द बिजनेसमैन। लेकिन केन्स कहता है कि सिर्फ कॉस्ट नहीं है, ये वर्कर्स का इनकम है जो इकोनॉमी में डिमांड भी क्रिएट कर रहा है। स्टिग्लिट्ज भी इस तरह की बात करते हैं, नोबेल विनर, ठीक है। तो अगर आप वर्कर का इनकम घटा रहे हैं तो इसके माने ये है कि आप इकोनॉमी में डिमांड भी घटा रहे हैं। तब जब डिमांड घटाएंगे तो जो प्रोडक्शन होगा वो परचेज भी नहीं होगा, और जब परचेज नहीं होगा तो बिजनेस हाउसेस को भी नुकसान होगा और देश का जीडीपी ग्रोथ रेट भी वो फॉल करेगा। अब हमें अगर करंट एग्जांपल में देखें, लॉकडाउन के पीरियड में जब अलग अलग कंट्रीज ने जो कैश ट्रांसफर की बात की, कैश ट्रांसफर इज ए काइंड ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है, जो इस तरह का सडन शॉक आता है। तो इंडिया में भी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने कहा कि आप लोगों को कैश ट्रांसफर कीजिए, जो कि नहीं हुआ, कैश ट्रांसफर नहीं हुआ। थोड़ा बहुत गवर्नमेंट ने किया होगा तो वो पॉलिटिकली किया होगा। लेकिन अगर हम आपको एग्जांपल दें तो एक मिनी बजट का जो है एक रेटोरिक दिया गया था कि 20 लाख करोड़ रुपया हम मैंने इंजेक्ट करेंगे इकोनॉमी में, ठीक है। लेकिन अगर आप अभी का बजट देखें, बजट में क्या है कि एक एक मैंने बताया जाता है कितना कितना रुपए एलोकेट किया गया, फिर उसके बाद रिवाइज्ड एस्टिमेट होता है। तो रिवाइज्ड एस्टिमेट वो एस्टिमेट होता है कि जब खर्च होने के बाद दोबारा एक फिगर दिया जाता है। तो आप अगर कंपेयर करें तो देखेंगे कि 4 लाख ही रुपया है जो खर्च हुआ एक्स्ट्रा। तो जितना का मिनी बजट का अनाउंसमेंट किया गया था उसका 25% खर्च हुआ। फिर अगर आप इस 4 लाख को ब्रेक करेंगे कहाँ खर्च हुआ, तो पता चलता है कि जो फूड है, ये इसमें 3 लाख रुपया फूड में खर्च हुआ। तो फूड डिस्ट्रीब्यूशन तो हुआ है, इसमें तो कोई इनकार नहीं किया जा सकता। तो लेकिन कैश ट्रांसफर जो है वो बड़े अमाउंट में नहीं हुआ। तो जब वो नहीं हुआ तो लोगों ने एम्प्लॉयमेंट खो दिया अपना, रोजगार तो थे नहीं लोगों के। जब रोजगार नहीं थे, अब अगर आपने अगर न्यूज पेपर फॉलो किया होगा तो जैसे कहा जा रहा था कि ना ऑटोमोबाइल के वजह से जो ये प्रॉब्लम है, मैंने वन ऑफ द मेजर सेक्टर्स, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है, ठीक है, इन सबको ठीक करना होगा। तो इसीलिए जैसे ना फिनेंस मिनिस्टर ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की है। लेकिन जब इन सब इंडस्ट्रीज का प्रॉब्लम है तो वर्कर्स का इनकम भी खत्म हुआ। जब वर्कर्स का इनकम खत्म होगा तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में डिमांड भी तो खत्म होगा। जब स्टूडेंट्स को मान लीजिए नौकरी मिलेगी तो वो जाकर के मोटरसाइकिल खरीदेगा, वो कार खरीदेंगे, ठीक है, वो कंप्यूटर खरीदेंगे। जब खरीदेंगे तो इंडस्ट्रियल हाउसेस को भी फायदा पहुंचेगा। तो प्रॉब्लम ये है कि ना जो वर्कर्स इनकम है उसको एक बर्डन की तरह माना जाता है कि वेज को कंट्रोल करो, वेज कट करो, वेज बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ गया तो इन्फ्लेशन हो गया, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, तब आप क्या करिए, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दीजिए, ठीक है, क्रेडिट कंट्रोल करिए। तो ओवरऑल जो पूरा मॉनेटरी पॉलिसी उसका एक ही फोकस है
कि ये ना जो बिजनेस हाउसेस हैं उनके लिए ऐसा माहौल पैदा किया जाए जिससे वो लोन ले सकें, बोरो कर सकें, और लोन लेकर के वो इन्वेस्ट करें और प्रोडक्शन करें और बेचें। और उसके वजह से नॉन परफॉर्मिंग एसेट आ रहा है, उसके वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है, ये कंसर्न ही नहीं है। तो क्रोनी कैपिटल तो एग्जिस्ट कर रहा है, और ये इसी तरह से एग्जिस्ट कर रहा है कि बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट पैदा किया जा रहा है। बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट पैदा करना प्रॉब्लम नहीं है, बट दिस इज हैपनिंग एट द कॉस्ट ऑफ लेबर्स, दिस इज हैपनिंग एट द कॉस्ट ऑफ द ऑफ अ लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, 99% ऑफ द पॉपुलेशन, इसलिए ये प्रॉब्लमेटिक है। खालिद भाई, मेरे पास अपने भी सवाल है, लेकिन कुछ दोस्त लोग भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले उनको मैं तरजीह दूं। तो एक साहब का सवाल है जी, आप मैं स्क्रीन पे पढ़ रहा हूँ, मोहम्मद उबैदुर रहमान साहब का सवाल है कि डे बाय डे इकोनॉमिक गैप हैज बीन ग्रोइंग रैपिडली बिटवीन हैव्स एंड हैव्स नॉट इन इंडिया, हाउ कैन वी स्टॉप इट? डू यू थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव टेकन एनी मेजर टू डिमिनिश और मिनिमाइज द गैप? वो बोल रहे हैं कि जो गरीबी बढ़ रही है और जब इनइक्वालिटीज बढ़ रही है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? सरकार क्या कर रही है? थैंक यू उबैदुर रहमान साहब जी। खालिद भाई, आप जवाब दीजिए। हाँ, इनइक्वालिटी तो बढ़ रही है, इसमें तो कोई मैंने इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है। जैसे कि हम अभी तो पॉवर्टी का हम एक नंबर आपको शेयर कर रहे थे। अगर इनइक्वालिटी की बात करें तो एक एक स्टडी है जिसको हम शेयर कर सकते हैं आपके साथ, वो है बनर्जी एंड थॉमस पिकेटी का। 2005 में उन्होंने एक स्टडी किया था, जिसमें वो बता रहे हैं, ये डेटा बहुत इंटरेस्टिंग है भाई जी। वो ये है कि इन्होंने कंपेयर किया 1950 से 1980 के बीच इनइक्वालिटी और 1990 के बाद का इनइक्वालिटी, ठीक है। तो 1980 से के बाद का इनइक्वालिटी, और तो निकल कर सामने ही आता है कि मैंने अगर हम 1950 से 1980 के बीच देखेंगे अगर इनइक्वालिटी, तो जो टॉप 1% लोग हैं उनका जो मैंने शेयर है टोटल इनकम में, वो पहले 1950 में था 1.5% से 2% देश के पूरे इनकम का। मैंने अगर पूरे देश का इनकम 100 रुपया है तो टॉप 1% लोग 1.5 रुपया से 2 रुपया उनके पास जाता था। लेकिन 1980 तक ये घट कर हो गया, अगर 1980 में देश का इनकम अगर 100 रुपया था तो सिर्फ 50 पैसा जाता था टॉप 1% लोगों में। तो कहने मतलब ये है कि आजादी के बाद जो इनइक्वालिटी वो रिड्यूस हुआ, और अच्छा खासा रिड्यूस हुआ। लेकिन 1990s के बाद देखते हैं तो मैंने ये रिसर्च कहता है कि ये इनइक्वालिटी जो शेयर ऑफ टॉप 1% लोग हैं वो 150 to 20 टाइम्स ज्यादा बढ़ गया। मींस मैंने इतना टाइम्स इंक्रीज हुआ है, और वो ये इंक्रीज अभी भी चल रहा है। क्यों चल रहा है? तो ग्रोथ मॉडल जिम्मेदार है। ग्रोथ मॉडल में जो है आपका कैपिटल इंटेंसिव ग्रोथ मॉडल है, आप ट्रिकल डाउन पर बिलीव कर रहे हैं। जैसे कि ना एक और बात करें 2004 से 14 के बीच में, जैसे कि हमने कहा मनरेगा से जॉब क्रिएट हुआ है, नो डाउट जॉब क्रिएट हुआ है, लेकिन इसके बावजूद अगर बाकी सेक्टर्स में देखेंगे तो जॉब का आपको कुछ खास सिनेरियो नहीं है। एक सेक्टर है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर जहां पर जॉब क्रिएट हुआ, वरना बहुत सारे इकोनॉमिस्ट 4 से 14 जो कि 8% का ग्रोथ रेट था उसको भी जॉबलेस ग्रोथ रेट कहते हैं। जॉबलेस ग्रोथ रेट, ऐसा ग्रोथ जिसमें नए जॉब्स, क्वालिटी जॉब्स क्रिएट नहीं हुए। मनरेगा में जो जॉब क्रिएट हो रहा है वो लो क्वालिटी जॉब्स है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो जॉब क्रिएट हो रहा है वो लो क्वालिटी जॉब्स है। लेकिन जो बाद का पीरियड है, 14 के बाद का पीरियड, उसमें और एक इंटरेस्टिंग चीज जुड़ जाता है। वो ये है कि इसको एक इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि ये जो इसमें जॉब लॉस ग्रोथ हुआ, जॉबलेस नहीं, जॉब लॉस हुआ, मैंने जो जॉब था वो भी लॉस होना शुरू हो गया है। तो जब लेबर मार्केट में नए अपॉर्चुनिटीज पैदा नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली इनइक्वालिटी तो बढ़ना ही है, क्योंकि जो कैपिटलिस्ट है उनका इनकम बढ़ता चला जा रहा है। तो अब ऐसे हालत में होता क्या है, इसको मैंने स्टिग्लिट्ज बहुत अच्छे तरह से मैंने एक्सप्लेन करते हैं कि होता क्या है जब, और खास करके क्राइसिस जैसे सिचुएशन में होता ये है कि जो स्किल्ड वर्कर है वो लेस स्किल्ड वर्कर्स को के जॉब को करना शुरू कर देता है। जो लेस स्किल्ड वर्कर्स है वो अनस्किल्ड वर्कर के जॉब को करना शुरू कर देते हैं, और जो अनस्किल्ड वर्कर हैं वो लेबर मार्केट से डिस्प्लेस हो जाते हैं, उनके पास नौकरी नहीं होती।
एक एग्जांपल दें, अभी लॉकडाउन के टाइम में न्यूज़पेपर्स में या कुछ कुछ आपका ऐसे चैनल्स में भी आया था कि कोई ग्रेजुएट है जो चाय बना रहा है, ठीक है, ये शायद लखनऊ में ये कहाँ का एग्जांपल था, और कह रहा है कि उसका इनकम बहुत ज्यादा हो गया, इसको सेलिब्रेट कर रहा है। जो फिर दूसरा एग्जांपल है, जो ये माइग्रेंट लेबर्स हैं जो दिल्ली से अपने घर वापस जा रहे हैं, वो लोग भी जाकर अपने गांव में छोटा छोटा मैंने इनफॉर्मल सेक्टर में बिजनेसेस करते हैं। लेकिन एक सवाल जिस पर शायद ध्यान नहीं दिया गया वो ये है कि जब इस तरह के लोग जाकर के वहां पर नया बिजनेसेस खोल रहे हैं, तो जो पुराने लोग वहां पर अवेलेबल थे वो क्या कर रहे हैं? वो लोग क्या कर रहे हैं? अगर कोई हायर एजुकेशन ग्रेजुएट जाकर चाय बेच रहा है, पकौड़ा बेच रहा है, तो इसके माने पुराना पकौड़ा वाला का मार्केट खा रहा है, उसको डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। तो जब डिस्प्लेस कर रहा है तो वो तो भाई भूखा मरेगा, और ये जो है उसमें वो जॉब कर रहा है जो जिसके लिए उसको ट्रेनिंग नहीं दी गई है। सेम थिंग हैपेंड इन रूरल एरियाज। माइग्रेंट वर्कर्स गए वहां जाकर वो सब्जी बेचना शुरू करते हैं, फल बेचना शुरू करते हैं, लेकिन जो पहले से फल बेच रहे थे, सब्जी बेच रहे थे, उनके मार्केट को उन्होंने कम किया, तो उनकी भी हालत खराब हुई। लेकिन जो जो बिग कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, बजट भाई कहेगा, जो रिसेंट बजट है कि हमको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए, ठीक है, हमें डिस इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या हमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहिए, जो लार्जर फोकस है इस बजट का। और इसके लिए जो है मैंने हम प्राइवेट सेक्टर्स को करेंगे, अपॉर्चुनिटीज देंगे, ठीक है। या हम नॉन परफॉर्मिंग असेट्स जो है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स क्या है? वो लोन जो कॉर्पोरेट हाउसेस ने लिया और डिफॉल्ट कर गए, इंडस्ट्रीज ने लिया डिफॉल्ट कर दिए, हम इसको जो है बैड बैंक बनाकर ट्रांसफर कर देंगे। ये तमाम पॉलिसीज जो है वो आप जा करके किसको सपोर्ट कर रहे हैं? टॉप 1% या टॉप 5% लोगों को। तो अब एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट जैसे कि हम डिस्कस कर चुके, तो जब आप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं करेंगे लोअर लेवल ऑफ इनकम में, तो ऑटोमेटिकली, और टॉप लेवल ऑफ इनकम है जो वहां पर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, बिजनेसेस अच्छे चल रहे हैं, तो इनइक्वालिटी तो बढ़ना ही है, और ये बढ़ता ही चला जाएगा। अगर हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव भी कर लेंगे और अगर पॉलिसीज को रिविजिट नहीं करेंगे तो ये इनइक्वालिटी और ज्यादा बढ़ेगा। जी खालिद भाई, थैंक यू वेरी मच। आपकी जो बात है उसका जो मतलब अभी तक यही निकल रहा है कि ग्रोथ तो बढ़ते ही रहेंगे, ग्रोथ आज जी। कम है लेकिन ग्रोथ बढ़ेंगे। लेकिन सवाल, जो असल सवाल है कि ग्रोथ जो है, उस ग्रोथ का फायदा आम आदमी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हम लोग भी बच्चों वाली, मतलब 9वीं और 10वीं और 12वीं की किताब में पढ़ते थे, जब हम लोगों को जीडीपी समझाया जाता था कि अगर खालिद भाई ने 4 रोटी खाई और अभय ने एक भी रोटी नहीं खाई, तो हम जब जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो हम कहते हैं कि 2 रोटी अभय ने खाई और 2 रोटी खालिद भाई ने खाई, लेकिन जी असल में अभय को एक भी रोटी नहीं मिली। तो जी हाँ। जीडीपी कभी कभी क्या होता है कि वो हमको जो तस्वीर देता है, जो बड़े बड़े कारपोरेट पूंजीपतियों की जो आमदनी होती है, उसको कहीं ना कहीं वो कागज पे वो आमदनी किसी गरीब रिक्शे वाले को भी, सब्जी फरोश को भी उस आमदनी का हिस्सा बना देता है। जी आ, हाँ। तो एक सवाल आप मुझे अभी फौरन इसका जवाब दे दीजिए, और ये आपके ही काम से है क्योंकि आपने पीएचडी भी इसी के आसपास की है। और मुझे आपकी बात बड़ी दिलचस्प लगी है कि जी एक तरफ तो बहुत ज्यादा स्किल वाले लोग लेस स्किल का काम कर रहे हैं, लेस स्किल वाले लेसर का कर रहे हैं, जो लेसर हैं वो मार्केट से गायब हो जा रहे हैं, जैसा कि अपने चाय वाले का एग्जांपल दिया। जी और हाँ। कहा कि इसके उल्टे एक प्रक्रिया ये चल रही है कि सरकार ये वादा कर रही है और दावा कर रही है, कहिए कि सब्ज़बाग दिखा रही है कि हम और ज्यादा लोगों को यूनिवर्सिटीज के अंदर उनको हम दाखिला देंगे। और जी हाँ। आपकी जुबान में और आपकी नजर में वो ये है कि वो एक नया मार्केट, प्राइवेट प्लेयर्स जो हायर एजुकेशन में गए उनके जी हाँ। लिए वो चारा है जी उनके लिए। तो मैं जी ये हाँ। कह रहा हूँ, जरा इस पॉइंट को जरा आप थोड़ा और एलोबरेट कीजिए। आप बार बार कहते हैं कि लैक ऑफ क्वालिटी एंड अफोर्डेबल एजुकेशन आर इम्पेडिमेंट्स फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। कहने का ये जी मतलब है कि अगर हमने अच्छी तालीम नहीं दी आवाम को, और ऐसी तालीम नहीं दी जो तालीम हर कोई उसे हासिल कर सके, मिसाल के तौर पे तालीम अच्छी भी हो जाए और उसके लिए फीस जो है 10 लाख या 20 लाख लगा दी जाए, तो हिंदुस्तान का 90% जो तबका है वो उससे बाहर हो जाएगा। तो जी क्वालिटी की बात होनी चाहिए, उसमें गुणवत्ता भी होनी चाहिए, और उसके साथ वो सबके
सब उसको पा भी सके, इतना आसान हो सब पा सके। तो इस बात को लोग समझ नहीं पाते और लोग ये कहते हैं अरे ये देखो यूनिवर्सिटी में बैठने वाले लोग मुफ्त का खाना खाते हैं, ये मुजाहरा और प्रोटेस्ट करते हैं और देश का जो इकोनॉमी है उस पे बर्डन बने हुए हैं। तो जरा इस क्रिटिसिज्म को भी लेते हुए जरा, जी खालिद भाई, इस जी हाँ। क्रिटिसिज्म को भी लेते हुए जरा, और अपने पीएचडी में भी जो आपने काम किया इसको मिला के एक छोटा सा और बेहतरीन आंसर हमें दे दीजिए। जी जी हाँ। बेसिकली क्वालिटी जो है, मैंने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हायर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मैंने एम्प्लॉयमेंट का जो मामला है वो ऐसा है कि कई बार इस पर भी डिपेंड करता है कि कौन सा कोर्स कर रहे हैं। हम आपको एक कोर्स का एग्जांपल देते हैं, वो है मान लीजिए इंजीनियरिंग। ठीक है, तो एक वक्त था आज से 10 साल पहले जब इंजीनियरिंग का जो डिमांड था वो बहुत पीक पर था भाई। 2007-8 तक ऐसा रहा कि जो लोग इंजीनियरिंग करते थे वो नौकरी पा जाते थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का हम जब मैंने अगर आप ऑब्जर्व करते हैं कि इंजीनियरिंग और एमबीए को भी जोड़ सकते हैं उसमें, एक कोर्स है कि लोग, फिर एक ट्रेंड चल गया था स्टूडेंट्स के बीच में कि हम बैंक से लोन लेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे या एमबीए करेंगे, नौकरी तो मिल ही जाएगी, उससे लोन का ईएमआई पे करेंगे, फिर हम जॉब पा चुके होंगे और ईएमआई खत्म हो जाएगा, लोन खत्म हो जाएगा। ये ट्रेंड चलता रहा। लेकिन अब भी जो है स्टूडेंट्स का एक तबका है जिसमें इंजीनियरिंग, और बहुत बड़ा तबका है जिसमें इंजीनियरिंग और एमबीए का क्रेज बाकी है। लेकिन मार्केट में इंजीनियरिंग और एमबीए के लिए अपॉर्चुनिटीज खत्म हो चुके हैं। जैसे कि पिछले साल ही जो है, लास्ट टू लास्ट ईयर न्यूज़पेपर में कई रिपोर्टिंग आया कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो है वो घोस्ट कॉलेजेस बन गए, वहां पर स्टूडेंट्स ही नहीं आ रहे हैं। ठीक है, मैंने इतने ज्यादा कॉलेज बन गए हैं कि मैंने कि उसके मुताबिक स्टूडेंट नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा तबका है जो खास करके छोटे शहरों में, जिनको ये पता नहीं, मेट्रो सिटीज के बच्चों को पता हो गया कि ना अब इंजीनियरिंग में अपॉर्चुनिटीज नहीं है। ठीक है, अब हमको डेटा साइंस करना चाहिए, जो नया नया किस्म का कोर्स शुरू हो गया, डेटा साइंस। ठीक है, तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि ना हायर एजुकेशन का जो मसला खास करके एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वो ये होता है कि आप कौन से कोर्स में आपने अपना डिग्री लिया है और मार्केट में कौन से अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रहे हैं। अगर ये मिसमैच होगा तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मैंने आपका इंसान के लिए चैलेंज बन करके सामने आ जाएगा। अब अभी क्या हो रहा है कि ना, एक जो जनरल अंडरस्टैंडिंग थी इकोनॉमिक्स में भी, अगर आप डिबेट को पढ़ेंगे, खास करके जैसे सुल्ज और गैरी बेकर जो दो बड़े इकोनॉमिस्ट जिन्होंने रोल ऑफ एजुकेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ में बताया कि ना नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग अगर बढ़ता चला जाएगा तो पहला नंबर के माइक्रो लेवल पर रिटर्न है उसका। ठीक है, अगर इंडिविजुअल की बात करें कि तो आपका लेबर मार्केट में आपका इनकम बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब जो है, जो लेटेस्ट रिसर्च इकोनॉमिक्स में आ रहा है, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन में, हनु शेख एक बड़े इकोनॉमिस्ट इसमें, वो कहते हैं कि नहीं, सिर्फ नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग से काम नहीं चलेगा, आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को भी फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, फिर एक और तबका आर्ग्यूमेंट निकल कर आता है कि एजुकेशन जो है वो आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं देता, आपको जो है स्किल और ट्रेनिंग एम्प्लॉयमेंट देता है। आप लेबर मार्केट के लिए अगर अप्रोप्रिएट है कोई इंसान, मैंने पर्टिकुलरली फॉर प्राइवेट सेक्टर, उनको स्किल चाहिए, अगर स्किल के वो एजुकेशन स्किल दे रहा है तब एम्प्लॉयमेंट होगा, अदरवाइज एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। तो ये बहुत बेसिक सा मैंने आज के मॉडर्न इकोनॉमिक्स में वो ये है। कल्चरल क्वेश्चंस ऑफ, मैंने कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन, आई एम नॉट डिनाइंग दिस। ठीक है, सोशल सिग्निफिकेंस है, कल्चरल सिग्निफिकेंस है, लेकिन जब लेबर मार्केट की बात होती है तो डिमांड सप्लाई जो है बहुत बड़ा रोल आज के तारीख में प्ले करता है। लेकिन जब सप्लाई साइड की बात करें, जब कोर्सेज, जब कॉलेजेस खोले जा रहे हैं या यूनिवर्सिटीज खोले जा रहे हैं, तो वहां पर भी आप देखिएगा कि मैंने उस तरह के यूनिवर्सिटीज में उस तरह के कोर्सेज को प्रायोरिटीज दी जाती है जो जिसमें स्टूडेंट्स में क्रेज ज्यादा है, नंबर 1, और नंबर 2 लेबर मार्केट को भी फोकस में रखा जाता है। तो उनके लिए तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ना कि उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट किया है, मान लीजिए 500 करोड़ रुपया से कोई कंपनी जो है अपने सीएसआर फंड से बनाती है यूनिवर्सिटी,
तो उस कंपनी को इतने स्टूडेंट्स चाहिए कि उसका जो डे टू डे कोर्सेस है वो पूरा हो जाए। तो अब प्राइवेटाइजेशन, तो आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ेंगे अभी जो आया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020, इसमें तो बाकायदा प्राइवेटाइजेशन को एक्सेप्ट ही कर लिया गया है। कहा गया है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज को हम सेम रूल्स एंड रेगुलेशन में रखेंगे, which is a kind of acceptance of the presence of private players in higher education. तो अब मैंने इनका मकसद बस वही, अब जब प्राइवेटाइजेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है, एट द सेम टाइम ये भी एक्सेप्ट कर लिया गया है कि ना कि आप मैंने अगर आप कभी मैंने लंबी बात हो जाएगी, इसलिए हम बहुत शॉर्ट में बोलते हैं कि मैंने जो आर्ग्यूमेंट कई गवर्नमेंट की कमिटीज में ये आर्ग्यूमेंट आया है, रिपोर्ट्स में ये आर्ग्यूमेंट आया है कि स्टूडेंट्स आर द सोल बेनिफिशियरी ऑफ हायर एजुकेशन। उनका इनकम बढ़ता है, इसलिए उनको उसको कॉस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इस बिना पर फी हाइक को भी जस्टिफाई किया जाता है। तो ये दो चीजें तो साफ निकल कर आ रही। अब जब फी हाइक होगा, अब एक और हम एक रिपोर्ट से कोट करेंगे यहाँ पर, बिरला अंबानी कमिटी रिपोर्ट 1999-2000, ठीक है, उस वक्त आई थी, जिसमें वो कमिटी रिपोर्ट ये कह रहा है कि हायर एजुकेशन इज 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 एन अट्रैक्टिंग profit opportunity. The investment in higher education is an attractive profit opportunities. मैंने कि आप हायर एजुकेशन में इन्वेस्ट करके बहुत सारा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स का कंसर्न कुछ है, लेकिन जो हायर एजुकेशन को सप्लाई किया जा रहा है वो कंसर्न कुछ है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज जो है वो तो एक कन्वेंशनल मोड में चली जा रही है। स्टेट यूनिवर्सिटीज की जो हालत है, तो मैंने वो तो एक क्वेश्चन है ही। तो इसलिए मैंने ये बहुत ही गहरा सवाल बनकर सामने आएगा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कहना मुश्किल होगा, लेकिन एक वक्त ये भी आएगा कि कमजोर तबके के लोग जब ये रियलाइज कर चुके होंगे कि ना हायर एजुकेशन लेने के बाद एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलने वाला है, और जिन कोर्सेज में एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है वो हमारे बजट में नहीं आ रहा है, तो फिर लोग हायर एजुकेशन में नहीं जाएंगे बल्कि वोकेशनल कोर्सेज में जाना शुरू करेंगे। अच्छा अच्छा खालिद भाई, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जो हैं मार्जिनलाइज सेक्शन जो हैं, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, इन लोगों के ऊपर आपने रिसर्च किया है। तो एक तरफ तो बड़ी ही खौफनाक और भयानक मंजरकशी आप कर रहे हैं, जहां पे बड़े बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज घट रही हैं, और तलबा को और छात्रों को एक चारा के तौर पे देखा जा रहा है। तो इस सूरत में जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि एजुकेशन लो, अपने आप को संगठित करो और फिर लड़ाई समानता के लिए लड़ो, बराबरी के लिए लड़ो, तो जो इंटरेस्ट जो है देश का, जो बड़ा तबका है, जो बहुसंख्यक है, एक तरह से देखा जाए, जो रिलीजियस माइनॉरिटी, एससी एसटी ओबीसी है, तो उनके ऊपर तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा मार है। तो आप क्या रास्ता इसमें देख पा रहे हैं? क्या उनके लिए कुछ रोशनी की किरण है, या सिचुएशंस और बुरा होने जा रहा है? दलित बहुजन पार्टियां इस इश्यूज को लेके बिल्कुल सड़कों पे क्यों नहीं उतर पा रही? जी भाई। देखिए, सिचुएशन तो खराब है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सिचुएशन इसलिए खराब है कि ना अभी जैसे लेटेस्ट डेटा की बात करें अगर, तो उसमें भी इनइक्वालिटी साफ साफ दिखती है हायर एजुकेशन में। लगभग 27% लोग हैं जो 18 से 23 साल के उम्र के, जो लोग हायर एजुकेशन में हैं ऑल इंडिया में। जब आप हायर कास्ट को देखेंगे तो 40% उनका हो जाता है। अगर आप एससी को देखें तो सिर्फ 20% है। ठीक है, आप एसटीज और मुस्लिम्स को देखें तो वो सिर्फ 15% है, बहुत कम है। तो हायर एजुकेशन में कम तो है। चैलेंज नंबर 1। चैलेंज नंबर 2, अगर ये हैं भी तो ऐसे कोर्सेस में है, मैंने जो मार्जिनाइज्ड ग्रुप्स के लोग हैं, जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जॉब बहुत लो है। दूसरा चैलेंज है। तीसरी बात है जो ये है कि ना मूवमेंट क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम जो, हाँ, इससे पहले एक बात और कह दें कि हम अपने रिसर्च में हमने क्या किया, हम इसी सवाल को उठा रहे हैं कि देखिए इनइक्वालिटी तो हायर एजुकेशन में है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि प्राइवेटाइजेशन के लिए पुश किया जा रहा है 1991 के बाद। तो
हम कह रहे देखिए, प्राइवेटाइजेशन का एक इंटरनेशनल प्रेशर है, इसको भी डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के लोगों के लिए, उसको भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ, प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी मूव कर रहे हैं, तो आपको सेफ गार्ड्स देने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप ये कह रहे हैं कि आप अगर कभी वक्त मिले तो मेरा मेन स्ट्रीम वाला वो आर्टिकल पढ़िएगा कि अगर आप ये कह रहे हैं कि हायर एजुकेशन, जैसे कि हायर एजुकेशन पाने के बाद सबसे ज्यादा फायदा स्टूडेंट्स को होता है क्योंकि उनका इनकम बढ़ जाता है, तो हम जो सवाल कर रहे हैं कि अगर इनकम नहीं मिला, अगर जॉब नहीं मिला, तब कोई भी प्रोड्यूसर अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहा है तो वो इसकी गारंटी देता है कि वो प्रोडक्ट काम करेगा। हम अगर एक बाइक खरीद रहे हैं तो हमको बाइक की कंपनी ये गारंटी दे रही है चलेगी, नहीं चलेगी तो हम वापस कर देंगे उस बाइक को। हायर एजुकेशन एक ऐसा किस्म का, अगर हम कंजम्पशन भी मान ले तो ऐसा कंजम्पशन है कि मैंने इसका जो बेनिफिट है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। अगर हम लेबर मार्केट के बेनिफिट की बात करें, अब तो जब 20% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है हायर एजुकेशन ग्रेजुएट्स में, तो हाई चांस है कि नौकरी नहीं मिलेगी हमको, मेरा इनकम नहीं बढ़ेगा। तो जो जो आर्ग्यूमेंट है कि जैसा कि आपका इनकम बढ़ता है इसलिए आपको फी पे करना होगा, तो भाई मेरा इनकम नहीं बढ़ा, हम फी क्यों पे करें? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है उस फी को वापस करें तब, जब हमने पे किया था। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं अपने रिसर्च में कि आप ऐसा मॉडल डेवलप कीजिए कि अगर आपको लगता है कि फी मैंने लेना भी है, सारा खर्च आपको स्टूडेंट्स से लेना है, तो आप उन स्टूडेंट से लीजिए जो टॉप 20% इनकम ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, जो एलिट स्टूडेंट्स है, जो एलिट क्लब को ज्वाइन करते हैं, उनसे लीजिए, क्योंकि उस हायर एजुकेशन का सबसे ज्यादा बेनिफिट उनको मिलता है। लेकिन अब होगा कैसे? मैंने ये तो एक क्वेश्चन है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है। जो मूवमेंट की बात हो रही है, तो जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा कि ना ऑर्गेनाइज करके आपको अपना डिमांड रखना होगा, तो इसमें आप देखेंगे कि ना जो अब जो चैलेंज उठकर सामने आ रहा है वो है कि कि यूनिवर्सिटीज का जो कल्चर हो रहा है, इन्वायरमेंट आ रहा है हो रहा है, वो इन्वायरमेंट अब उतना कॉन्ड्यूसिव नहीं रहा है कि मूवमेंट खड़ा किया जा सके। प्राइवेटाइजेशन, आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तो एकदम नहीं पाएंगे कि कोई ऐसा स्टूडेंट यूनियन काम कर रहा हो, कोई मूवमेंट है, कोई प्रोटेस्ट है, वो नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स को जो 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 इन्वायरमेंट दिया जाता है वो कंज्यूमर प्रोड्यूसर का इन्वायरमेंट दिया जाता है। वो एक वो जो है वो इंक्लूसिव इन्वायरमेंट भी नहीं होता है, वो डेमोक्रेटिक, ऐसा भी नहीं है कि आपके डेमोक्रेटिक राइट्स को एक्सरसाइज करने के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस जो है वो एक जरिया बने, वो भी नहीं होता है। वो कंज्यूमर प्रोड्यूसर के रिलेशनशिप पर वो यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। तो चैलेंज तो बढ़ गया, इसलिए मैंने सिर्फ स्टूडेंट तबका ही नहीं बल्कि आम तबके की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ये करे। लेकिन एक और चैलेंज अभी, जैसे कि आप एग्रीकल्चर में अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है फार्म लॉज की, ठीक है, तो मूवमेंट आप देखेंगे, अगर आप आज ही जैसे हम सोच रहे थे कि क्या एक एमएनसी में काम करने वाला एक इंसान सवाल कर सकता है गवर्नमेंट से, तो आप देखेंगे कि एमएनसी में काम करने वाला एक इंसान अपने फेसबुक पर गवर्नमेंट के किसी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकता। ठीक है, मैंने अपनी कंपनी की पॉलिसी तो छोड़ दीजिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी को भी क्रिटिसाइज नहीं कर पाएगा, रिस्क है। तो मैंने प्राइवेटाइजेशन का जो जो मैंने पॉलिटिकल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे, तो मैंने आप अपने डेमोक्रेटिक राइट को तब तक एक्सरसाइज नहीं कर सकते जब तक आप एग्जिस्टिंग पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करने का राइट नहीं होता आपको। ठीक है, लेकिन इस तरह के प्राइवेटाइजेशन में तो वो राइट एकदम नहीं है। अब जो एग्रीकल्चरल सेक्टर में हो रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर को क्यों हम ला रहे हैं, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है, रूरल एरियाज ही में अपॉर्चुनिटीज बचे हुए हैं जहां से मूवमेंट खड़ा हो सकता है। इसका दो रीजन है, एक रीजन तो ये है कि ना अभी भी जो है आपका 70% लोग रूरल एरियाज में है, ठीक है, 65 to 70% लोग। दूसरा ये है कि एग्रीकल्चरल जो बेस्ड इनकम होता है, अब वहां पर आपको डिपेंडेंस नहीं होता किसी एमएनसी पर या किसी कॉर्पोरेट हाउस पर। ठीक है, आप अपना प्रोड्यूस करते हैं, अपने आप को सर्वाइव करते हैं, मार्केट में बेचते हैं। जब ये फार्म लॉज जब सही में अप्लीकेबल हो जाएंगे, अगर आप मैंने ये होने लगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ जाएगा, जब ये पता होगा कि हम कोई कंपनी आकर मेरा प्रोडक्ट ले रही है, ठीक है, तब शायद आप प्रोटेस्ट करने के लिए उतना उतना बोल्डली आप आगे नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे?
क्योंकि आपको मार्केट में बाइकआउट भी किया जा सकता है, ये बंदा क्वेश्चन करता है, इसका प्रोडक्ट को हम परचेज नहीं करेंगे। तो हर सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन जो है आप इंसान के डेमोक्रेटिक राइट्स को कर्टेल कर सकता है, ठीक है। और इसीलिए मैंने सिर्फ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही सिर्फ गवर्नमेंट का रोल इम्पोर्टेंट नहीं है, डेमोक्रेटिक राइट्स को इंश्योर करने के लिए भी गवर्नमेंट का प्रेजेंस हर सेक्टर में जरूरी है। और गवर्नमेंट का प्रेजेंस नहीं है तो कम से कम जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी ऑटोनॉमी हो उनके इनकम में, ठीक है, तो वो जरूरी है। और स्टूडेंट्स की बात की जाए तो अब भी अगर प्रोटेस्ट या मूवमेंट खड़ा हो सकता है, तो थोड़ा बहुत जो स्कोप है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को ही आगे आके कर सकते हैं। अच्छा, खालिद भाई, कुछ हफ्ते पहले सरकार ने बजट पेश किया था फरवरी में, और हम जैसे पढ़े लिखे लोग भी बहुत सारी बारीकियों को नहीं समझ पाते हैं, डेटा को देख के घबरा जाते हैं। तो जैसे तो मैंने भी कुछ जो ऑथेंटिक जो मैगजीन है, जब मैंने उनको देखा तो जैसे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली है, उसने अपने एडिटोरियल में इस बजट को ये कहा कि ये बोनांजा है कारपोरेट प्लेयर्स के लिए, मतलब पूरी तरह से उनके लिए छूट ही छूट है। और एक इंटरेस्टिंग बात ये कह रहे हैं कि जो माइग्रेंट वर्कर्स के साथ जिस तरह से बुरा सलूक किया गया, उनके साथ नाइंसाफी की गई कोरोना पैंडेमिक में, उसका भी कहीं कोई जिक्र नहीं है, इनफॉर्मल सेक्टर का भी कहीं कोई जिक्र नहीं है। और अब जो मूवमेंट चल रहा है वो चल रहा है कि डायरेक्ट टैक्स लेने के बजाय इनडायरेक्ट टैक्स की तरफ चला जाए। सोशल सेक्टर्स पे पैसा ऑलरेडी खत्म हो रहा है। रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट में भी पता चला है कि तकरीबन 34% तक फंड को काट लिया गया है। तो ये सब सारी जो चीजें जो हैं, तो ये सारी चीजें तो आपकी उस बात से बिल्कुल लिंक हो गई कि आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ अगर बढ़ भी सकते हैं, मेरी बात से ऐसे पॉलिसी के तौर पे, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन जो भारत जो बना और जिस बुनियाद पे भारत की तश्कील दी गई, जो आजाद भारत का, वो था कि भाई यहाँ पे इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, सोशल जस्टिस और वेलफेयर टू ऑल किया जाएगा। तो ये फिर पॉलिटी के अंदर में इस तरह की तजाद तो सिस्टम में मौजूद है। तो आप इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं, क्या इसमें आप ऐड करना चाहेंगे जी, जो बजट को आपने देखा, पढ़ा? और इससे एक और रिलेटेड सवाल है कि इसमें पिछड़े समाज के लिए, दलित, आदिवासी, मुसलमानों के लिए, ईसाइयों के लिए, सिखों के लिए, क्या ये बजट कुछ उनके लिए प्रॉमिस लेके आया, या फिर जो मेन बातें हैं कि ये कारपोरेट के लिए बोनांजा है, यही बात थी? जी भाई। जी नहीं, इस बजट में तो थोड़ा फोकस है, जैसे मनरेगा में जैसे कि ना ध्यान दिया गया है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन था खास करके लॉकडाउन के बाद, जिस तरह का मैंने एक्सपेक्टेशन था कि गवर्नमेंट जो है बहुत बड़े स्केल पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात की करेगी, वो नहीं है। इवन आईएमएफ को आमतौर से क्रिटिसाइज किया जाता है, ठीक है। वो क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है कि ना वो फ्री मार्केट को वो जो है एडवोकेट करती है, लेकिन अगर आप खालिद भाई, हेलो, कुछ नेटवर्क इशू है, जस्ट वेट कीजिए कि वो आ जाए। हेलो, दोस्तों, आज हम बात कर रहे थे रोजी रोटी के सवाल और एक ब्रॉडर इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में, और मेरे साथ डॉक्टर खालिद खान थे जो अभी बात कर रहे थे। वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दलित स्टडीज में, और इन्होंने अपनी पीएचडी जो है वो जेएनयू से की है, और इनका जो रुझान है वो खासकर जो सोशल इनइक्वालिटी है, उन्हीं तमाम सवालों को लेके ये लिखते हैं। और इनका हाल में एक पेपर भी आया हुआ है जो कि उन्होंने एमिनेंट सोशोलॉजिस्ट सुखदेव थोराट के साथ शेड्यूल कास्ट वुमेन के बारे में लिखा है। अगर वक्त मिला तो हम उनसे
इसके बारे में भी कुछ सवाल करेंगे। एक सवाल मुझे उनसे पेट्रोल के प्राइसेस के बारे में भी पूछना है, और एक सवाल और मैं लूंगा फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में। जस्ट उम्मीद कीजिए कि वो थोड़ी देर बाद जल्दी स्क्रीन पे आ जाए। लगता है कुछ नेटवर्क का इशू है। और पेट्रोल प्राइसेस को लेके आपको भी बड़ी हैरानी होगी कि जब 2012 और 14 में पेट्रोल की कीमत, जो क्रूड पेट्रोल की कीमत तकरीबन 108 यूएस डॉलर थी, उस समय पेट्रोल बिक रहा था 60 रुपए किलो। और आज जब पेट्रोल की कीमत जो है इंटरनेशनल मार्केट में तकरीबन 66 रुपए है, यानी 108 का आधा आप कह सकते हैं। यानी जो पेट्रोल क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो थी वो 7-8 साल पहले आज के प्राइसेस से डबल थी, लेकिन आज पेट्रोल जो है वो तकरीबन 100 रुपए लीटर के हिसाब से बिक रहा है। तो इससे आपको अंदाजा लगाया आप लगा सकते हैं कि कोई मैच नहीं है इसका। और कुछ ऐसी भी रिपोर्टें आई हैं कि शायद सबसे ज्यादा टैक्स लगाने वाला कोई कंट्री है, या बहुत सारे कंट्री में एक कंट्री जो सबसे ज्यादा टैक्स पेट्रोल के ऊपर जो लगा रहा है वो इंडिया है। तो ये भी, इससे भी काफी महंगाई बढ़ रही है। इससे भी संबंधित एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा उनसे। और उसके बाद फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में भी मैं पूछूंगा कि वो लॉ को कैसे देख रहे हैं। और जिस तरह से जो मेन स्ट्रीम इकोनॉमिस्ट जो हैं ये कह रहे हैं कि ये जो लॉ है वो सबके लिए अच्छा है, इसमें इन्वेस्टमेंट होंगे, इसमें किसानों को फायदा होगा। लेकिन किसान दूसरी तरफ ये समझ रहे हैं कि ये जो लॉ है वो उनको पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। तो खालिद साहब कैसे इस लॉ को देखते हैं? मुझे लगता है कि दो सवाल हैं कम से कम जो मैं उनसे पूछना चाहूंगा, लेकिन नेटवर्क का इशू है। तो मुझे लग रहा है कि शायद कुछ बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। तो दोस्तों, ये फेसबुक लाइव मुझे लगता है कि यहाँ पे खत्म करना पड़ेगा। ये जो सवाल जो बाकी रह गए, ये सवाल हम फिर खालिद भाई को बुलाएंगे और इस पे हम सवाल पूछेंगे उनसे। तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेना चाहता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू। अगले रोज मैं फिर किसी एक बहुत ही अहम टॉपिक पे किसी खास मेहमान को मैं लेके आऊंगा। और आप लोग को भी ये समझना चाहिए कि हम लोग बहुत ही लिमिटेड मीन्स के साथ एक चर्चा और एक बातचीत और एक डिस्कशन हम लोगों ने शुरू की है। और आप सब लोग इसके साथ जुड़ते हैं। आप सब लोग का धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। तो फिर अगली बार किसी एक खास मेहमान के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। मैं अभय कुमार, थैंक यू।